हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज बता रहा हूं 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कुछ इस प्रकार से हैं। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल हो तो आप सबसे पहले क्या करें कि यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज का चित्र बना लें। इस प्रकार से बना लें त्रिभुज का चित्र, और टेन थीटा बराबर 12/5 दिया है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। आप जानते होंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होगा। यहाँ देख लीजिए, तो लंब कौन कितना हो गया, लंब हो गया 12 और आधार कितना हो गया, यहाँ से ले लेना 5। इस तरह से तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इसे ए मान लीजिए, इसे बी, इसे सी। तो हमें ये पता करना है सबसे बड़ी वाली भुजा जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है तो वह कर्ण होता है। तो यहाँ लिखना है हल। इस तरह से हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद आप, हमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा नहीं पता है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर, समकोण त्रिभुज तभी सिद्ध होता है जब ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो। तो हम लिखेंगे ए बी का वर्ग ए प्लस बी, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। तो ए सी हमें ज्ञात करना है, तो ए बी कितना है दिया है, तो ए बी दिया है हमें 12, तो हम लिखेंगे 12 का वर्ग प्लस बी सी कितना दिया है, तो बी सी दिया है 5, तो हम लिखेंगे 5 का वर्ग। इस प्रकार से कुछ लिख लेंगे और 12 का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 144 प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 किस प्रकार से आ रहे हैं, यहाँ देख लिए। 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणित 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 हासिल था 2, तो 12 कम 12, 12 दो 14, तो 144 इस प्रकार से हो जाते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 144 प्लस 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है कितना, इसे भी 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणित 5, तो 5 का वर्ग 5 गुणित 5 बराबर 5 गुणित 5, तो हो जाएगा 25। इस तरह से 25, तो हम यहाँ लिख लेंगे 25। इस प्रकार से हम लिख लेंगे 25, 5 का वर्ग 5 गुणित 5 अर्थात 25 होगा। इस प्रकार से हम लिख लेंगे, और 144 प्लस 25 करेंगे तो आ जाएगा हमें 169। इस प्रकार से तो ए सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर, तो हमें ए सी पता करना है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 169 बट्टा 169 आएंगे रूट में, तो ए सी बराबर हमें हो जाएंगे 13। इस तरह से यहाँ निकालनी है, तो ए सी आ गया 13, तो यह हो गया 13। तो हमें साइन थीटा का मान मालूम करना है। यहाँ लिखेंगे एक में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, शायद आपको पता होगा कि साइन थीटा, जैसे लाल बट्टा कक्का आप पढ़े होंगे, तो लाल बट्टा कक्का में क्या होता है एल ए एल के के ए, लाल बट्टा कक्का। तो ये वाला होता है साइन, ए कॉस, ए टेन, एक कॉट सेक कोसेक होता है। साइन कोस टेन कोट सेक कोट कोसेक होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है साइन, तो साइन ये पहले वाला साइन होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो इसमें लंब कौन है, तो लंब पहले से दिया था, ये 12 है, तो हम लिखेंगे 12/13। इस तरह से आप लिख लीजिएगा और देखिए 12/13 कहाँ है, आप आंसर वही होगा। तो ये हो गया 12/13, आपका आंसर ये हो गया बी। दूसरा सवाल हम देखते हैं किस प्रकार से है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर मीनार की
मीनार की यूनियन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इस तरह के सवाल को आप बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक ए बी खींच लीजिए, लंब जो ए बी लंबवत खींच लीजिए, और यहाँ से ए बी एक मीनार है तथा यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित यहाँ एक बिंदु है। 100 मीटर स्थित यहाँ बिंदु है, जो यहाँ से जब कोई बिंदु ए को देख रहा है, बिंदु ए को देख रहा है, तो उसका यूनियन कोण जब नीचे से ऊपर की ओर देखे तो यूनियन कोण बनता है। तो यूनियन कोण कह रहा है 60 डिग्री है, यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो आप क्या कीजिए, मीनार की ऊंचाई बताइए। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होते हैं? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होते हैं तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाते हैं? कर्ण। तो ये कर्ण हो जाएंगे और तीसरी भुजा आधार बन जाते हैं। तीसरी भुजा आधार, तो ये आधार हो गए। कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये भी मीनार की ऊंचाई है, दिया क्या है? आधार 100 मीटर। तो हम सबसे पहले लंब लिख लें या आधार, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, या तो आप लंब लिख लीजिए या आधार। तो हम सबसे पहले लंब लिख लेते हैं। हल ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि माना ये भी एक मीनार है तथा बी सी 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आप समझने के लिए फिगर बना लिए थे। तो पहले लिख लेते हैं हम लंब बट्टा, जो निकालना है वो ऊपर लिखें, जो दिया है वो नीचे लिख लेना आपको। तो दिया क्या है? आधार। तो आधार बराबर, तो लंब बट्टा आधार किसका सूत्र है? ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। लंब बट्टा आधार किसका सूत्र है? यहाँ लिख लीजिएगा, इस तरह लिख लीजिएगा, LAL बट्टा के ए, लाल बट्टा का इस तरह लिख लीजिएगा। ए वाला होता है साइन, ए वाला कोस, और ये टेन, ये कोट सेक, और ये कोसेक कोसेक होता है। ऊपर से देखिए साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इस तरह आप याद कर लीजिएगा। ऊपर से देखिए, जब हम ऊपर से लेते हैं L बट्टा के, मतलब ऊपर से जब लेंगे तो ये साइन है। ऊपर से जब पहला चिन्ह लिए तो ऊपर वाला चिन्ह को हम लेंगे। इस देखिए पहले L लिखे हैं बट्टा के, तो हम ऊपर से लिए तो ऊपर वाला को हम पकड़ लेंगे इसको, कि ऊपर में कौन सा चिन्ह है? तो साइन का है, तो हम साइन लिखें L बट्टा। L से क्या होता है? L से हम लिख देते हैं L बराबर हम समझने के लिए लंब कहते हैं L को, लंब, और के बराबर हम कर्ण कहते हैं, याद रखते हैं इससे। और इस ए का मतलब होता है ए बराबर आधार। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। इसी देखिए, बहुत से मेरे दोस्तों को इस बात से कन्फ्यूजन रहता है कि कब लंब और कब, इसमें से आप लंब लिए और आधार, तो आप यहाँ से देखना है LAL के से, तो L लंब बट्टा कर्ण कौन सा है? साइन। तो यहाँ पर साइन लगाएंगे, तो SIN साइन। थीटा की जगह कितना दिया है? 60 डिग्री, तो आप लिख लीजिएगा 60 डिग्री, इस तरह से लिख लीजिएगा। तो लंब का वैल्यू पता नहीं है तो हम लिख लेंगे लंब बराबर AB, पता नहीं, और AB लिख लेंगे, और लिखेंगे BC आधार है, तो आधार कितना दिया? 100 मीटर, हम लिख लेंगे 100 मीटर बराबर साइन 60 डिग्री का मान आपको याद रख लेना होगा। इस तरह अगर साइन 60 डिग्री का मान याद नहीं है तो आप फिर याद कर लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। तो हम इस तरह से तिरछा गुना कर देंगे, ए बी गुना 2, तो होगा 2AB बराबर 100 गुनी √3, सॉरी 100 गुना √3, तो होगा 100 √3, 100 √3, इस तरह से हो जाएंगे। तो इसे हम
गुना की क्रिया में है 2ab, इसे भाग की क्रिया में लिख देना है। ab बराबर 100√3/2 इस तरह से लिख देंगे। 100√3/2, 100√3/2, 100√3/2। जब इस लिखेंगे, इस तरह लिखने के बाद आप यहाँ इसे क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 2 से भाग जा रहा है तो हम यहाँ से 2 से देंगे, 2 पंचे 10 और 0, 2 पंचे 10 और 0 है तो हम 0 लिख देंगे। तो ए बी बराबर लिख देंगे 2 पंचे 10 0 और √3। आपका देख लीजिए आंसर कहाँ है, 50√3। तो आपका ऑप्शन देख लेना होगा इस तरह से, 50√3 कहाँ है, तो मेरा सी में है। तो इस तरह आंसर आपका ये हो जाएगा सी। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह के सवाल को आप हल करने के लिए क्या कीजिए, किताबी भाषा में PYQ के रूप में लिखा है तो Q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेना होगा। Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n गुणित 5m के m का रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें देखना है 2n गुणित 5n कहने का मतलब है हर में ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, अंश, और नीचे वाले का हर। ये हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 हो, 2 या 5 या तब 2 5 दोनों हो तो उसका शांत होगा, अन्यथा 2 5 के अलावा कोई भी संख्या दिख जाए तो वह संख्या अशांत होगा। तो यहाँ देखिए 21, हम देखकर ऑप्शन वाइज से करने का प्रयास करेंगे। 21 है तो 21 में क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 गुणित 3, तो इसमें 2 और 5 के अलावे दिखें तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसे काट देंगे। 88 है तो 11 8 88, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 तो है लेकिन इसमें 11 भी है, 2 5 के अलावा कुछ और संख्या थी, ये भी काट देंगे, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75, 5 है लेकिन 15 पचे 75, तो 5 और 15 गुणित 3, इसमें 15 में 3 है इसलिए 5 और के अलावा 3 भी है, इसलिए भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी मेरा। 4 नंबर सवाल है, बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। तो हम हल इसे करना है तो हम लिख देंगे हल में P ऑफ x = 0, यानी ये बहुपद है, x² - 3 के शून्यांक होंगे तो इसके बराबर हम 0 रख लेंगे। तो यहाँ लिखना है x² - 3 = 0। P ऑफ 0 करने का मतलब हो गया ये बहुपद के बराबर 0 रख देना है। x² बराबर होगा 0, ये -3 इधर उठ का है तो हो गया +3, तो x² बराबर हो गया 3, तो x बराबर रह जाएंगे, ये वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ करने लग जाएगा रूट में ±√3। तो ऑप्शन देकर आप इसे लगा लीजिएगा आराम से। यहाँ देखिए मेरा बी हो जाएंगे इस तरह। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु इतना की मूल बिंदु दूरी होगी, तो मूल बिंदु बराबर दूरी कहेगा, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है, x² + y² का √100। तो x² कितना है यहाँ देख लेना है 15, इसे प्लस y² कितना है 8, इसका वर्ग करके √100 कर लेना है। तो 15 का वर्ग करने पर 15 गुणित 15 225,
आप इस तरह लिख लीजिएगा। 8 गुणित 8 64 होंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे। तो ये आ जाएंगे 289 √100 बराबर ये बाहर आके 17 हो जाएंगे। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा इसे। 6 नंबर में कह रहा है कि समीकरण निकाय 3x + ky तथा 2x + 5y के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप कुछ शर्तें याद रखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि इसके बराबर हम कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस तरह याद रख सकते हैं। इसके साथ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर इस तरह कंडीशन बने तो अद्वितीय हल होते हैं, यानी केवल एक हल होते हैं। इसका केवल एक हल होंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है, ये बराबर है c1/c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस कंडीशन में। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं है। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बहुत बेस्ट तरीक़ा से बना सकते हैं। नहीं, ये सवाल बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं। तो इससे बना यहाँ का इतना तथा इतना के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान होगा। तो जहाँ देखें k का मान होगा, तो ये आप सबसे पहले क्या करिएगा, करना है इसको व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करना है। व्यापक वर्ग समीकरण देखिए इस प्रकार के समीकरण 1 और 2 को व्यापक वर्ग, इसे a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। यहाँ इसी रूप का है, तो इसे हम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 और 2 का व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, यहाँ लिखना है समीकरण 1 को और 2 को व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर। ऑब्जेक्टिव है, हम इसे शॉर्ट में ही बना देते हैं। जब कह रहा है अद्वितीय हल होने के लिए, तो हम लिख देते हैं हल a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो a1 कितना है, a1 ये व्यापक वर्ग देखिए, ये पूरा x के, यहाँ देखिए x का जो गुणांक में है ये a1 होता है, और b के गुणांक में y के गुणांक में, फर्स्ट वाले समीकरण में y के गुणांक में जो पूरा प्लस के साथ हो, प्लस माइनस चिन्ह के साथ, वो होता है b1। और ये अचर पद समीकरण 1 में ये होता है c1। इसी तरह समीकरण 2 में x का जो गुणांक होते हैं वो होते हैं a2, और y के जो गुणांक में होते हैं चिन्ह सहित वो होते हैं b2। y के गुणांक में, समीकरण 2 के y के गुणांक में जो होते हैं वो होते हैं b2, और अचर पद होते हैं c2। इस तरह से आप यहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि a1/a2, यहाँ a1 कौन सा है, समीकरण 1 से लेना है, तो 3 लिखेंगे 3। a2 कितना है, यहाँ से देख लेना है, तो 2 लिख देंगे, बराबर नहीं है b1 कितना है k, तो हम लिखेंगे k, प्लस में इसलिए k लिखें, और ये कितना है b2 5, तो यहाँ लिखेंगे गुना तिरछी गुनी कर देंगे, 2 गुणित k बराबर 5 × 15। तो k बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे भाग गुणक चिन्ह में, तो इसे हम गुना में, तो इसे हम भाग में ले जाएंगे, लिखेंगे 15/2 बराबर नहीं है, तो बराबर अगर नहीं, देख लीजिए ऑप्शन में आपको कहाँ है 15/2 बराबर नहीं है, तो आपका ये डी हो जाएंगे सही। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होंगे, तो आप इस तरह से हल लिख लीजिएगा। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कह रहा है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, तो हम लिखेंगे वृत्त
का परिधि वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr। तो यहाँ 2 बराबर 2 गुणित लिखना है 2 गुणित पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। 22/7 गुणित r का मान कितना दिया 7 दिया था। 7 से 30 तरह से काट लेके 22 दूनी 44 बराबर कह रहा है आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5 एवं 25, 30 का परिसर होगा। तो परिसर बराबर यहाँ हल लिखना बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखना कौन 30 है माइनस सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए 6 है नहीं, इससे छोटी 5 है तो 5। परिसर बराबर हमें 25 आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन किस में 25 है? तो ए नंबर में 25 है। सवाल नंबर 2 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 21 cm है तो इसके द्वारा 10 मिनटों में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 21 cm है तो इसके द्वारा 10 मिनटों में रचित क्षेत्रफल होगा। तो हल लिख लीजिएगा। कह रहा है कि एक घड़ी है, मान लीजिए एक घड़ी बना देते हैं। इस तरह से वृत्त टाइप से घड़ी होता है। ये 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 9 और 3। तो मिनट की सुई ये मान लीजिए ये सुई हम बना रहे हैं 3 नहीं, ये मिनट की सुई है। जब यहाँ से एक पूरे चक्कर लगाएंगे वृत्त के तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? एक लिख देते हैं 1 घंटा में मिनट की सुई द्वारा बनाए कोण कितना होगा? तो बराबर 360 डिग्री होगा। 1 घंटा मिनट की सुई द्वारा बनाए कोण 360 होगा। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएंगे? 1 घंटा 60 मिनट में बनना रहा है 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री। तो हम कहेंगे 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना का कोण बनाएगा? तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा लिख लेते हैं। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 1 मिनट में बनाएंगे 360/60। 1 मिनट में कितना कोण बनाएंगे? तो 0 0 कैसे 36। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 6 डिग्री के। तो वहाँ कह रहा है 10 मिनटों में। सवाल में कितना कह रहा है? सवाल में कह रहा है 10 मिनटों में रचित क्षेत्रफल। तो 10 मिनट में इसमें गुना 10 से कर दीजिए बराबर 60 डिग्री कोण बना रहा है 10 मिनट में। तो रचित क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कुछ 10 मिनट में इस तरह से क्षेत्रफल बनाएंगे। 21 cm है, 10 मिनट इतना दूर चलेगा। ये 21 cm है, 21 cm है इसकी लंबाई। तो 10 मिनट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360 डिग्री। इस तरह से पाई का मान 22/7 ले लीजिए आप। पाई का मान 22/7 ले लीजिए। गुणित r 21 दिया है तो 21 गुनी 21, ये वर्ग था इसलिए हम 21 गुनी 21। थीटा का मान 60 दिया है, 60 360 लिख लीजिए। 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 21, 3 2 6, इस तरह से काट लीजिए। 2 11 दूनी 22 और 21 गुनी 11 करना है तो यहाँ लिख लीजिए 21 गुणित 11। इस टाइप से हो जाएगा 1 3 231 बराबर 231 cm²। क्षेत्रफल था इसलिए cm²। देखिए 231 किस में है, आपका आंसर वही हो जाएगा। तो सब ऑप्शन नंबर C 231 आपका मिल गया। तो इसलिए
सवाल नंबर 10 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक हो गए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप एक सवाल इस तरह छोटे से हल कर चुके हैं, तो आप पी ऑफ एक्स इजकल टू 0 रख लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया है इजकल टू 0, तो इस तरह आप लिख लीजिएगा। यहाँ ऐसे कौन इसे गुणित में तोड़िए, 3 को कितना गुणित कितना 3 गुणित 1 करने पर ये वेज वाला संख्या आना चाहिए। और 3 को गुणित तोड़ सकते हैं, आवाज़ गुणन करना है। तो 3 गुणित 1 क्या 3 हो रहा है, और प्लस माइनस करने पर हमें ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो देखिए -3 करते हैं तो -2, 1 -3 करते हैं तो पूरा हो जाता है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली बड़ी वाली संख्या को माइनस में लिखेंगे ताकि यहाँ माइनस में हमें आ जाए। तो लिखना है -3x प्लस 1 को हम सीधा 1x नहीं लिख सकते, इसलिए हम सिर्फ x लिखें, x -3 इजकल टू 0 रखेंगे। एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, तो हम x एक कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचा 1, तो x यहाँ लिखें माइनस, यहाँ x ले लिए हैं तो बचा 3, तो 3 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर x कॉमन लिए हैं, सॉरी 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लिए तो बचा x -3, इस तरह से ले हो जाएगा इक्वल टू 0। और आगे क्या करना है, ये x -3 ये ले लिए। अब यहाँ लेना है x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वल टू 0 है तो x बराबर हम लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल कर लिख लेंगे 3, माइनस में है तो प्लस लिख लें 3, और x बराबर -1, इससे चिन्ह बदल कर सिर्फ लिख लेना है। अगर इसे हम और हल करेंगे तो इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएंगे, यहीं से डायरेक्ट आप चिन्ह बदल के लिख सकते हैं।